लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की खूनी रात, भाग 1, अनजान सफर और पुराना शाप। अध्याय 1, लखनऊ से प्रस्थान, रात 10:30 बजे। लखनऊ की रात अपने नवाबी अंदाज में गहरी होती जा रही थी। ठंड अपने चरम पर थी और सड़कों पर सन्नाटा पसर चुका था। शहर की इमारतों की दूधिया रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी और दूर से आती अजानों की आवाज हवा में घुल रही थी। आरव 32, एक IT पेशेवर, अपनी चमचमाती काली SUV के स्टीयरिंग व्हील पर कसकर पकड़े हुए बैठा था। उसके बगल में उसकी पत्नी मीनाक्षी 29 पिछली 2 घंटों से ऊनी कंबल में लिपटी हुई सो रही थी। पीछे की सीट पर आरव का छोटा भाई सिद्धांत 20 हेडफोन लगाए कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में लैपटॉप की नीली रोशनी झलक रही थी। उन्हें आज आगरा पहुंचना था, एक पारिवारिक समारोह के लिए। आरव ने गूगल मैप्स की ओर देखा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। अनुमानित समय 3 घंटे 15 मिनट स्क्रीन पर चमक रहा था। शायद यह हमारा सबसे तेज सफर होगा, सिद्धू आरव ने कहा, सिद्धांत की ओर देखे बिना। सिद्धांत ने अपने हेडफोन नीचे किए। हाँ भैया, एक्सप्रेसवे पर स्पीड का मजा ही कुछ और है। पर इतनी रात को क्यों? सुबह भी तो निकल सकते थे। आरव ने एक गहरी सांस ली। सुबह पापा ने जरूरी मीटिंग रखी है। आगरा में 10 बजे तक पहुंचना जरूरी है। और वैसे भी ये एक्सप्रेसवे एकदम सीधा और नया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मीनाक्षी करवट लेकर उठी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। तुम दोनों फिर बातें कर रहे हो? थोड़ा सो लो। मुझे तो इस सुनसान हाईवे पर डर लग रहा है। इतनी रात में एक भी गाड़ी क्यों नहीं दिख रही? आरव ने हंसते हुए मीनाक्षी के हाथ पर अपना हाथ रखा। अरे मेरी डरपोक रानी, ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे नहीं। यहां कम ट्रैफिक ही होता है, खासकर इतनी रात को। बस अब हम शहर की सीमा से बाहर निकलने वाले हैं। एक्सप्रेसवे शुरू होते ही तुम्हें पता चलेगा कि यह कितना शानदार बना है। गाड़ी ने अब गोमती नगर के आखिरी फ्लाईओवर को पार किया और कुछ ही देर में सामने एक विशाल बोर्ड जगमगा उठा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, आपका स्वागत है। आरव ने टोल प्लाजा को पार किया। उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसने एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ाया। SUV की इंजन गर्जा और स्पीडोमीटर की सुई तेजी से 100, 120, 140 को पार कर गई। सड़क मक्खन सी चिकनी थी। दोनों ओर घनी अंधेरी जमीन फैली हुई थी। इस एक्सप्रेसवे की खासियत थी, बीच में कोई आबादी नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस अनवरत सीधी सड़क। शानदार, सिद्धांत ने कहा। मजा आ गया। 150, मीनाक्षी ने डरते हुए कहा। आरव प्लीज धीरे चलाओ, ये डरावना है ये पूरा इलाका। इतना काला क्यों है? यहां पर कहीं कोई ढाबा, कोई गांव भी नहीं दिख रहा। आरव ने एक पल के लिए पीछे देखा। अरे बाबा, ये तो अच्छी बात है। इसी को तो एक्सप्रेसवे कहते हैं। यह सड़क सीधे शहरों को जोड़ती है, बीच के गांवों को नहीं। अध्याय 2, एक्सप्रेसवे का सन्नाटा और रहस्यमयी फॉग। लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। उन्होंने लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। एक्सप्रेसवे अब और भी ज्यादा सुनसान हो गया था। आखिरी बार उन्होंने एक ट्रक को 20 मिनट पहले पार किया था। अब तो सड़क पर सिर्फ उनकी SUV और उसकी तेज हेडलाइट्स की रोशनी थी। तभी तापमान तेजी से गिरना शुरू हो गया और उसके साथ ही एक अजीब घना फॉग, धुंध, सड़क पर छाना शुरू हो गया। यह सामान्य ठंड की धुंध नहीं थी। यह धुंध सफेद नहीं, बल्कि भूरे काले रंग की थी और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से नहीं, बल्कि एक्सप्रेसवे के बीच में बनी डिवाइडर से निकल रही हो। आरव ने वाइपर ऑन किए, पर धुंध इतनी मोटी थी कि विजिबिलिटी, दृश्यता महज 10 फीट रह गई। उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। 150 की रफ्तार से एकदम से 40 पर आना पड़ा। यह है क्या है? मीनाक्षी ने घबराकर पूछा। नवंबर के मध्य में इतनी घनी काली धुंध। सिद्धांत ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। अंदर एक अजीब सी नम और बासी सी महक आई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी की या पुराने भीगे हुए कपड़ों की। उफ, यह कैसी बदबू है? सिद्धांत ने तुरंत शीशा ऊपर कर लिया। आरव को भी अजीब लग रहा था। यह इलाका उन्नाव के पास का था, जहां पहले दलदली जमीन और घने जंगल हुआ करते थे। उसे याद आया कि एक्सप्रेसवे बनाते समय मजदूरों ने यहां कई अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही थी। आरव ने डिपर और फॉग लाइटें ऑन कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धुंध और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही थी। तभी सामने धुंध के बीच से एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। ये देखकर आरव ने एकदम से ब्रेक मार दिया। टायर जोर से चीखे और SUV जोर के झटके से रुक गई। क्या हुआ? मीनाक्षी की चीख निकल गई। सामने सड़क के एकदम बीचों बीच एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वो फटे पुराने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पीठ आरव की गाड़ी की तरफ थी। अरे, इतनी रात को यहां एक महिला? ये तो पागलपन है, आरव ने हैरानी से कहा। सिद्धांत ने अपनी सीट बेल्ट खोली। शायद कोई हादसा हुआ है भैया, मैं देखता हूं। नहीं सिद्धू, रुको, आरव ने उसे रोकते हुए कहा। इतनी सुनसान जगह पर कोई महिला खड़ी हो, वो भी इतनी काली धुंध में, ये ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कि वे कुछ तय कर पाते, उस महिला ने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर आरव की तरफ देखा। वो मंजर उनके रोंगटे खड़े करने वाला था। उसकी आंखों में सफेद पुतलियां नहीं थीं, बल्कि वे पूरी तरह से खाली गहरे काले गड्ढे थे, जैसे किसी को जलाकर कोयला कर दिया गया हो। उसके चेहरे पर भयानक झुर्रियां थीं और उसके होंठ फटे हुए बेजान लग रहे थे। और उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक खिंची हुई मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। आरव का गला सूख गया। ये इंसानी नहीं हो सकती। वो औरत धीरे धीरे 1 इंच भी हिले बिना अपनी गर्दन पूरी घुमाकर देखती रही। उसकी आंखें सीधे एसयूवी की विंडशील्ड में आरव की आंखों में झांक रही थीं। मीनाक्षी डर के मारे चीखकर रोने लगी। चलाओ आरव, चलाओ, ये इंसान नहीं है। आरव को जैसे ही होश आया, उसने स्टीयरिंग घुमाया और एक्सीलरेटर पर जोरदार पैर रखा। एसयूवी जोर से दहाड़ती हुई उस महिला के बगल से गुजर गई। आरव ने पीछे के शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की। जब वो 500 मीटर आगे निकल गए, धुंध अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। सड़क फिर से साफ और काली दिख रही थी। आरव ने गाड़ी की स्पीड 120 पर बनाए रखी। वे तीनों दहशत में थे। वो क्या था भैया? सिद्धांत की आवाज कांप रही थी। आरव ने पानी की बोतल उठाई और गले के नीचे उतारा। मुझे नहीं पता सिद्धू, पर एक बात तय है, वो कोई आम इंसान नहीं थी। हमें जितनी जल्दी हो सके ये एक्सप्रेसवे छोड़ देना चाहिए। उन्हें अभी आगरा तक लगभग 180 किलोमीटर का सफर और तय करना था। अध्याय 3, जीपीएस की शरारत और अजीबोगरीब कॉल। आरव ने अपने मोबाइल पर जीपीएस चेक किया। क्या अजीब बात है, उसने कहा। जीपीएस बता रहा है कि हम अभी भी उसी लोकेशन पर हैं जहां से हमने 20 मिनट पहले धुंध में प्रवेश किया था, जबकि हम इतनी तेज स्पीड पर 20-25 किलोमीटर आगे निकल चुके होंगे। शायद सिग्नल की दिक्कत होगी भैया, सिद्धांत ने कहा। लेकिन आरव को कुछ गड़बड़ लगी। उसने जीपीएस बंद किया और फिर से चालू किया। कुछ देर बफरिंग होने के बाद लोकेशन फिर वही उन्नाव के पास दिखाने लगी। तभी मीनाक्षी के फोन पर एक जोरदार रिंग बजी। अनजान नंबर। इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? मीनाक्षी ने डरते डरते फोन उठाया। हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिवाय एक अजीब सी खुरखुराहट के, जैसे कोई अपने नाखून किसी धातु की चीज पर रगड़ रहा हो। कौन बोल रहा है? मीनाक्षी ने फिर पूछा। तभी उस खुरखुराहट के बीच से एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो फुसफुसाहट थी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी आरव? ये आवाज इतनी डरावनी, इतनी करीब और इतनी ठंडी थी कि मीनाक्षी के हाथ से फोन छूट गया और फर्श पर गिर गया। आरव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी? किसकी कॉल थी? मीनाक्षी कांपते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी आरव? आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। यह कैसे हो सकता है? मेरा नंबर उसके पास कैसे आया? सिद्धांत ने तुरंत अपना फोन उठाया और डायल किया 100 पुलिस हेल्पलाइन। लेकिन जैसे ही उसने डायल पैड पर आखिरी 0 दबाया, उसके फोन की स्क्रीन पर एक संदेश चमक उठा। नो नेटवर्क, केवल SOS। सिद्धांत ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में दहशत थी। भैया, कोई सिग्नल नहीं है, एक्सप्रेसवे पर नेटवर्क जाम हो गया है। आरव अब डर की एक नई परिभाषा को महसूस कर रहा था। उन्हें लगने लगा कि वे सिर्फ एक सड़क पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि किसी भयानक जाल में फंस गए हैं। और तभी उन्हें एक बार फिर सड़क के बीचों बीच दूर से धुंध की एक हल्की परत उभरती हुई दिखाई दी। इस बार आरव ने देखा कि फॉग के बीच बुजुर्ग महिला की काली आकृति अब भी खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके इर्द गिर्द धुंध में लिपटी हुई कई और काली आकृतियां धीरे धीरे नाच रही थीं, जैसे वे उस महिला के आने का इंतजार कर रही हों। और सबसे डरावनी बात, वो महिला अब सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। आरव ने अपने मन में जोर से कहा, यह कोई सपना नहीं है, हम इस एक्सप्रेसवे पर मर चुके हैं। अध्याय 4, अतीत का प्रतिशोध और सुरंग का भ्रम। आरव ने महिला की तैरती हुई आकृति और उसके इर्द गिर्द नाचती काली परछाइयों को देखा। उसके दिमाग ने तुरंत काम करना बंद कर दिया।
उसने एक्सेलरेटर पर जोरदार पैर रखा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एसयूवी ने उन आकृतियों की ओर उड़ान भरी। मीनाक्षी ने डरकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया, आंखें बंद कर लीं। हम उन्हें टक्कर मार देंगे। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस स्थान पर पहुंची जहां वे आकृतियां थीं, वे अचानक हवा में घुल गईं, जैसे वे केवल धुएं के पुतले हों। गाड़ी बिना किसी रुकावट के आगे निकल गई। आरव को लगा कि वो शायद डर के मारे हेलुसिनेट, भ्रमित हो रहा था। वो क्या था भैया? सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा। मुझे नहीं पता, आरव हांफते हुए बोला, पर अब हम रुकेंगे नहीं जब तक हमें कोई पेट्रोल पंप या ढाबा नहीं मिल जाता। वो तेजी से गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी हेडलाइट्स की रोशनी में सामने सड़क पर कुछ अलग देखा। सामने एक्सप्रेसवे की सीधी और सपाट सड़क अचानक ढलान लेने लगी थी और दूर अंधेरे में एक विशाल गोलाकार काला मुंह दिखाई दे रहा था। एक सुरंग। क्या ये एक्सप्रेसवे सुरंगों वाला है? सिद्धांत ने पूछा। आरव को याद नहीं आया। उसने एक्सप्रेसवे का मैप देखा था और उसे पता था कि यहां कोई बड़ी सुरंग नहीं होनी चाहिए। यह रास्ता पूरी तरह से जमीन पर बना था। शायद ये किसी नहर या फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता होगा। आरव ने खुद को दिलासा दिया, हालांकि उसके मन में डर था। उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, बाहर की रात का अंधेरा भी इस सुरंग के मुकाबले कम लगने लगा। सुरंग के अंदर भयानक काली नमी थी और सबसे अजीब बात, सुरंग के अंदर कोई इमरजेंसी लाइट नहीं थी। सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थीं। आरव ने देखा कि सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब मोटी काली काई जमी हुई थी, जिससे एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। आरव, यह है सुरंग। ये अजीब है, मीनाक्षी कांपती हुई बोली। मुझे लग रहा है जैसे हम नीचे, बहुत नीचे जा रहे हैं। अचानक आरव की कार की हेडलाइट्स सुरंग की दीवार पर पड़ी। दीवार पर कुछ खुदा हुआ था। आरव ने कार को धीमा किया। सिद्धांत अपनी टॉर्च लेकर दीवार की तरफ झुका। काई और मिट्टी को हटाकर उन्होंने जो देखा उससे उनका खून जम गया। दीवार पर हिंदी में कोयले या खून से कुछ लिखा था। मत भागो, ये मेरी जगह है, तुम सब यहां दफन होगे। और उसके नीचे कई टूटी फूटी लाशों और मुंह खोलकर चिल्लाते हुए चेहरों के भद्दे रेखाचित्र बने थे। ये किसी ने मजाक में नहीं लिखा, सिद्धांत फुसफुसाया। ये तो किसी पागल या किसी रूह ने किया है। आरव ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। नहीं रुकना है, यह कोई भ्रम है। चलो बाहर निकलते हैं। जैसे ही उन्होंने रफ्तार पकड़ी, एक भयानक चीखने वाली आवाज, स्क्रीचिंग साउंड सुरंग के हर कोने से गूंजने लगी। ये आवाज धातु के दो टुकड़ों को जोर से रगड़ने जैसी थी, जो उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। और फिर धड़ाम! सुरंग की छत से उनके ठीक सामने एक लोहे की मोटी चेन जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरी, जिससे सड़क पर स्पार्क्स, चिंगारियां उड़ गईं। चेन ने सड़क का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। आरव ने ब्रेक लगाए। एसयूवी जोर के झटके के साथ चेन से कुछ ही इंच दूर रुक गई। वे अब सुरंग के बीचों बीच फंस गए थे। अध्याय 5, दफन हुए गांवों का इतिहास। आरव ने तेजी से रिवर्स गियर डाला। हम वापस जाएंगे। लेकिन तभी उन्होंने पीछे देखा। जहां से वे आए थे, उस जगह भी एक और लोहे की चेन लटक रही थी, जो अब जोरदार आवाज के साथ जमीन को छू रही थी। वे अब सचमुच फंस चुके थे, आगे भी चेन, पीछे भी चेन। हे भगवान, अब क्या करें? मीनाक्षी रोने लगी। आरव को याद आया, उसने कहीं पढ़ा था कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन एक बड़ा मुद्दा था। कई गांवों को विस्थापित किया गया था और कुछ जगहें जो बहुत विरोध कर रही थीं, उन्हें जबरन खाली कराया गया था। तभी सुरंग के भीतर की गूंजती हुई खुरखुराहट की आवाज के बीच सिद्धांत का फोन अचानक लाइव हो गया। नहीं, कोई कॉल नहीं आई थी, बल्कि उसका गूगल मैप्स अचानक अपडेट हो गया था। मानचित्र पर जहां वे अभी फंसे हुए थे, वहां की लोकेशन का नाम लिखा था, बंद पड़ा गांव खेरागढ़। सिद्धांत ने डरते डरते उस नाम पर टैप किया। उसके फोन पर एक विकिपीडिया लिंक खुल गया। वो पढ़ने लगा। उसकी आवाज दहशत से भरी थी। खेरागढ़, एक ऐसा गांव जो 2015 में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए विस्थापित किया गया था। यहां के ग्रामीणों ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया था, ये दावा करते हुए कि उनकी जमीन पर उनके पुरखों का अभिशाप है। जब जबरन अधिग्रहण हुआ तो गांव की मुखिया, एक बुजुर्ग महिला ने विरोध में आत्महत्या कर ली। उसकी लाश कभी नहीं मिली। ग्रामीणों का मानना था कि एक्सप्रेसवे की ये पट्टी उस महिला की कब्र है और उसने वादा किया था कि जो भी इस पर चलेगा वो चैन से वापस नहीं जा पाएगा। आरव ने मीनाक्षी की ओर देखा, फिर सिद्धांत की ओर। वो महिला वही थी, आरव ने फुसफुसाया। वही बुजुर्ग औरत। ये सुरंग कोई सुरंग नहीं है, यह गांव की मुखिया का बदला है।
मीनाक्षी अब रोने की जगह दहशत से सुन्न हो चुकी थी। अचानक एसयूवी के डैशबोर्ड पर लगा जीपीएस सिस्टम, जो अभी तक बंद था, अचानक से जोर जोर से बीप करने लगा। उसकी स्क्रीन पर हरे रंग में एक ही संदेश बार बार फ्लैश हो रहा था। मार्ग से भटक गए हैं, कृपया वापस मुड़ें, रास्ता आपके पीछे है। आरव ने शीशे में पीछे देखा। पीछे की चेन के पास वहां कोई नहीं था, लेकिन चेन के पास वाली दीवार पर टपकते हुए खून से किसी ने धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया, हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे आरव। अध्याय 6, कार का बदला हुआ माहौल। आरव ने चाहा कि वो गाड़ी को जोर से रिवर्स करके चेन तोड़ दे, पर तभी गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक -डिग्री में गिर गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। मीनाक्षी ने अपने कंबल को कसकर पकड़ा। ठंड, इतनी ठंड क्यों हो गई अचानक? कार की सभी लाइटें अंदर की डैशबोर्ड लाइट तक फड़फड़ाने लगीं और फिर बंद हो गईं। कार अब पूरी तरह से अंधेरे में थी, सिवाय सिद्धांत की टॉर्च और बाहर की भयानक चुप्पी के। और फिर उन्हें सुनाई दी एक बच्चे के रोने की आवाज। यह आवाज किसी प्रेत जैसी नहीं थी, ये बहुत वास्तविक थी। कार के ठीक बाहर से आ रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा उनकी खिड़की के पास खड़ा हो और जोर जोर से रो रहा हो। सिद्धांत ने टॉर्च उठाई और ड्राइवर साइड की खिड़की के शीशे पर मारी। नहीं, नहीं देखो, आरव ने चिल्लाकर कहा। पर सिद्धांत ने टॉर्च जला दी। बाहर रोते हुए बच्चे की जगह उस काली काई वाली दीवार पर उन्होंने देखा उसी बुजुर्ग महिला की काली बड़ी परछाई जो उनकी कार पर झुक रही थी, और उस परछाई के अंगूठे भयानक रूप से लंबे और मुड़े हुए थे। अचानक कार के छत पर जोरदार थपथपाहट की आवाज आई। टप टप टप। ये किसी के हाथों से मारने की आवाज नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी की उंगलियां या नाखून तेजी से धातु पर रेंग रहे हों। और फिर डैशबोर्ड पर जहां मीनाक्षी का फोन गिरा था, वो फोन जोर से वाइब्रेट हुआ और उसकी स्क्रीन पर एक सेल्फी मोड फोटो खुल गई। ये फोटो कार के अंदर की थी। उस तस्वीर में मीनाक्षी और सिद्धांत के बीच पीछे की सीट पर एक पांचवां चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा धुंधला था, बाल आगे आए हुए थे, लेकिन वे आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, और वो चेहरा आरव की ओर घूर रहा था। और उस पांचवें चेहरे के ठीक ऊपर स्क्रीन पर एक संदेश फ्लैश हुआ, एक सीट खाली है और मैं कब्जा कर चुकी हूं। आरव ने अब चीखना बंद कर दिया था। वह समझ गया था कि वे इस मौत की सुरंग में फंस चुके हैं। यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी, यह एक कब्रिस्तान था, और वे उन दफन हुए गांवों के भूतिया इतिहास के शिकार बन चुके थे। और अब उस रोते हुए बच्चे की आवाज कार के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल मीनाक्षी के कानों के पास से। मीनाक्षी ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट आई। तुम्हें मेरी मां की जमीन से गुजरना नहीं चाहिए था। अध्याय 7, अंतिम चेतावनी। बच्चे के रोने की आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रही, ये एक भयानक तेज चीख में बदल गई जो मीनाक्षी के कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों से कान कसकर पकड़ लिए और अपनी सीट पर सिमट गई। आरव ने सिद्धांत की ओर देखा, जिसने टॉर्च को कसकर पकड़ा हुआ था। सिद्धांत का चेहरा पसीने और दहशत से लथपथ था। सिद्धू, हमें बाहर निकलना होगा, आरव ने धीमी दबी हुई आवाज में कहा। यहां बैठे रहे तो ये हमें पागल कर देंगे। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो गया था। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। दरवाजा नहीं खुल रहा है भैया, सिद्धांत ने हांफते हुए कहा। अचानक गाड़ी के बाहर सुरंग की दीवारों पर भयानक जोरदार धब्बे थड्स पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय चीज सुरंग की छत से लटकी हुई है और उनकी गाड़ी को चारों ओर से घेरकर उस पर वार कर रही है। तभी विंडशील्ड पर जहां से आरव बाहर देख रहा था, अंदर की तरफ उंगलियों के निशान बन गए। ये निशान धूल या मिट्टी के नहीं थे, बल्कि गीले और गहरे लाल रंग के थे। मीनाक्षी ने डर से आरव की बांह पकड़ ली। उसने आरव के कान के पास फुसफुसाया, आरव, तुम्हें याद है जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था तो मैंने न्यूज में पढ़ा था कि यहां बहुत खून बहाया गया था। मजदूरों ने कंकालों और अजीब चीजों के मिलने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि यह जमीन पिशाचों का अड्डा है। आरव को लगा कि उनकी कार अब कोई आश्रय नहीं रही, ये एक धातु का ताबूत बन चुका था। तभी एक भयानक सड़ी हुई बदबू कार के वेंटिलेशन सिस्टम से अंदर आने लगी। वह बदबू इतनी असहनीय थी कि आरव का पेट मथने लगा, और उस बदबू के साथ उन्होंने सामने देखा। विंडशील्ड के ठीक बाहर उस काली धुंध में एक हाथ दिखाई दिया। वो एक महिला का हाथ था, अत्यधिक पतला, त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई, और उसकी उंगलियां भयानक रूप से लंबी और मुड़ी हुई थीं, नाखून पीले और नुकीले। वो हाथ धीमे धीमे विंडशील्ड पर खरोंच रहा था, जैसे किसी पुराने ब्लैकबोर्ड पर चाक रगड़ा जा रहा हो।
और फिर उस हाथ ने अपनी सबसे लंबी उंगली से विंडशील्ड के केंद्र में आरव के ठीक सामने एक गोला बनाया। जैसे ही गोला पूरा हुआ, विंडशील्ड के भीतर ठीक उसी स्थान पर कांच में दरार पड़ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस गोले को अंदर से तोड़ दिया हो, और उस दरार के बीच से वही काली खाली आंखें आरव को घूरने लगीं। अध्याय 8, खून से लथपथ रहस्य। आरव ने चिल्लाकर सिद्धांत से कहा, टॉर्च मारो। उसके मुंह पर। सिद्धांत ने डरते डरते टॉर्च ऑन की और उसकी तेज रोशनी को उस खाली आंखों वाले चेहरे पर चमकाया। तेज रोशनी पड़ते ही वो चेहरा पीछे हट गया और एक भयानक असंतुष्ट चीख सुरंग में गूंज उठी, जो पहले से भी ज्यादा दर्दनाक थी। जब चीख बंद हुई तो आरव को एहसास हुआ कि कार के दरवाजे का लॉक खुल गया है। भागो! आरव ने दरवाजा खोला। सिद्धू, तुम मीनाक्षी को बाहर खींचो, हम यहां नहीं रुक सकते। तीनों दहशत में कार से बाहर कूद पड़े। बाहर की ठंडी नम हवा उनके फेफड़ों में घुसी। सुरंग के बाहर सड़क की विपरीत दिशा में दूर दूर तक घना अंधेरा था। आरव ने देखा कि उस बुजुर्ग महिला का प्रेत अब सड़क पर सुरंग के मुहाने पर हवा में तैर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका मुंह भयानक रूप से खुला हुआ था, जिसमें से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी डर लग रहा था। अचानक उस प्रेत के पीछे से अंधेरे में एक और आकृति उभरने लगी, एक विशालकाय ट्रक। ये कोई सामान्य ट्रक नहीं था, यह एक डंप ट्रक था जो सड़क बनाने के काम में इस्तेमाल होता है। उसकी हेडलाइट्स तेजी से जल बुझ रही थीं और उसके इंजन से एक अजीब सी धंसी हुई आवाज आ रही थी। और सबसे भयानक बात, उस ट्रक के पिछले हिस्से पर जहां सीमेंट या मिट्टी भरी जाती है, वहां ताजा खून टपक रहा था और उसके ड्राइविंग सीट पर धुंध में किसी की काली आकृति दिखाई दी। आरव को अचानक याद आया, मजदूरों ने शिकायत की थी कि निर्माण के दौरान जमीन को साफ करने के लिए एक डंप ट्रक को इस्तेमाल किया गया था, जो अचानक गड्ढे में गिर गया था और उसके ड्राइवर और अंदर फंसे कुछ ग्रामीणों की लाशें कभी नहीं मिली थीं। ये ट्रक उन्हीं का प्रेत था। प्रेत ट्रक तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वो महिला का प्रेत अब हवा में घूमकर ट्रक के बोनट पर बैठ गया, अपनी आंखें आरव पर गड़ाए हुए। आरव जानता था कि उनके पास भागने के लिए बहुत कम समय है। अध्याय 9, एक्सप्रेसवे की बलि और मुक्ति। आरव ने मीनाक्षी और सिद्धांत को खींचते हुए सड़क के डिवाइडर की ओर धकेला। भागो, किनारे की तरफ, ट्रक हमें कुचल देगा। वे तीनों भागने लगे। प्रेत ट्रक तेजी से उनके पास आया और ड्राइवर की सीट से एक भयानक चीखती हुई हंसी गूंज उठी। जैसे ही वे डिवाइडर के पास पहुंचे, आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। प्रेत ट्रक अब उनके पीछे 5 फीट की दूरी पर था और उसकी हेडलाइट्स में आरव ने महिला के प्रेत का चेहरा देखा। वो अब हंस नहीं रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर भयानक क्रोध था। तुमने मेरी जमीन पर पाप किया है, महिला के प्रेत ने आरव की आत्मा को चीरती हुई आवाज में चिल्लाया। आरव को लगा कि वो शायद अब बच नहीं पाएगा। तभी सिद्धांत को कुछ याद आया। वो छोटा भाई था, पर उसने एक्सप्रेसवे पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उसने चिल्लाकर कहा, भैया, एक्सप्रेसवे पर हर 10 किलोमीटर पर एक इमरजेंसी फोन बूथ है, वो जरूर काम करेगा। वो डायरेक्ट कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। आरव ने अंधेरे में इधर उधर देखा। हाँ, दूर धुंध में डिवाइडर के पास एक छोटा सा लाल रंग का बूथ दिखाई दिया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। वे पूरी ताकत से उस बूथ की ओर भागे, जबकि प्रेत ट्रक उनके ठीक पीछे दहाड़ रहा था। जैसे ही वे बूथ तक पहुंचे, आरव ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर एक पुराना धूल भरा फोन रखा था। उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया। दूसरी तरफ तुरंत आवाज आई, जो आश्चर्यजनक रूप से साफ थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम। क्या समस्या है? आरव हांफते हुए बोला। हम फंस गए हैं उन्नाव के पास सुरंग में, हमें बचाओ। यहां प्रेत हैं, एक ट्रक हमारा पीछा कर रहा है। कंट्रोल रूम से आवाज आई, श्रीमान, आप किस सुरंग की बात कर रहे हैं? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उस विशेष खंड में कोई सुरंग नहीं है, और आप जिस स्थान का जिक्र कर रहे हैं वहां पिछले 4 घंटों से ट्रैफिक जीरो है। कृपया अपना स्थान साफ करें। आरव ने हताश होकर फोन को पकड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो, हम यहां फंसे हैं, मेरे परिवार को खतरा है। और तभी बूथ के शीशे पर एक भयानक चेहरा टकराया। वह बुजुर्ग महिला का प्रेत था। उसने बूथ के दरवाजे पर अपना हाथ मारा। क्रैक! बूथ का कांच टूट गया और उसी क्षण प्रेत ट्रक बूथ के ठीक सामने एक्सप्रेसवे पर धड़ाम की आवाज के साथ रुक गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक भयानक ठंड, चीखें, धुंध, सड़ी हुई बदबू सब गायब हो गया, जैसे कोई भयानक शो अचानक बंद कर दिया गया हो। आरव ने धीरे से मुड़कर देखा।
सुरंग गायब हो चुकी थी, लोहे की चेन गायब थी, प्रेत ट्रक गायब था। वे एक्सप्रेसवे की साफ सुथरी सड़क पर खड़े थे। दूर अंधेरे में अब एक भी रोशनी नहीं थी। कंट्रोल रूम से फिर आवाज आई, श्रीमान, क्या आप ठीक हैं? हम आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। हमें यहां कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा है। आरव ने अपने दिल को थामे रखा। हाँ, मैं ठीक हूं। मेरा शायद भ्रम था। हम बस जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे से बाहर निकलना चाहते हैं। उपसंहार। अगली सुबह आगरा। अगली सुबह आरव, मीनाक्षी और सिद्धांत पूरी तरह से थके हुए और सदमे में आगरा पहुंचे। उन्होंने किसी को भी अपनी रात की भयानक घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपने परिवार को यही बताया कि रास्ते में भीषण फॉग था, जिससे देर हो गई। जब वे अपनी कार पार्क कर रहे थे, आरव ने सिद्धांत से कहा, कार की सफाई करवा देना, रात को बहुत गंदी हो गई थी। सिद्धांत ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जब वो कार की विंडशील्ड के पास गया तो उसने कुछ देखा। विंडशील्ड पर, जहां कल रात उस प्रेत ने अपनी उंगली से गोला बनाया था और कांच में दरार आई थी, वहां कोई दरार नहीं थी। कांच एकदम साफ था, लेकिन उस जगह पर जहां वो गोला बना था, जोर से रगड़ने के बावजूद एक दाग बना रहा। वो दाग जरा सा गहरा लाल रंग का था और वो किसी भी तरह से मिट नहीं रहा था। सिद्धांत ने उस दाग को छुआ। वो सिर्फ एक हल्का धब्बा नहीं था, वह दाग कांच में गहरा समाया हुआ था, और वो दाग एक गोल आकृति में था, ठीक उसी जगह जहां उस रात बुजुर्ग महिला के प्रेत ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धांत चुपचाप कार को घूर रहा था। क्या हुआ सिद्धू? सिद्धांत ने कांपते हुए अपने भाई को वो दाग दिखाया। भैया, हम यहां सुरक्षित आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। पर यह दाग, ये सबूत है कि हम कल रात जिंदा नहीं थे। हम उस एक्सप्रेसवे पर उन दफन हुई आत्माओं के साथ उनके जाल में फंस गए थे, और वो लाल गोलाकार दाग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की खूनी रात की एकमात्र भयानक निशानी बनकर हमेशा के लिए उनकी कार पर चिपका रहा।